हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास 11th का नया टॉपिक। क्लास 11th के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं आजकल। चैप्टर हमारा क्या है? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, क्लास 11th। ठीक है, चैप्टर के अंदर हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की। आपका टू पार्टिकल सिस्टम हमने डिस्कस किया, किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं एक लाइन ऑफ जॉइनिंग के ऊपर, और कुछ डेरिवेशंस, कुछ फॉर्मूलाज के साथ में अपनी लास्ट क्लास को हमने खत्म किया। ठीक है, तभी मैंने बताया था आपको कि आज नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि जो हमारी ये क्लास है, ये लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हमारा क्या टॉपिक रहने वाला था। टॉपिक हमारा रहेगा कि अगर हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, तो क्या उसके अंदर भी हम सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर को, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को, या फिर आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, या फिर आपका टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम, क्या ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास में फॉर्मूलाज हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक, पहले मैं एक्स वाई एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर दिया है, और ये इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है ना। चलो, एक अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। टॉपिक अब लिखते हैं, क्या है अपना, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। भाई लास्ट क्लास में हमने कितने पार्टिकल्स थे? लास्ट क्लास में कितने पार्टिकल्स थे? सभी को याद आ गया होगा। कमेंट आप कर सकते हैं कितने पार्टिकल्स थे अपने? 2 पार्टिकल थे। ठीक है ना। हम एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करके अपनी सारी डेरिवेशंस कर रहे थे जो कि 2 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था। लेकिन आज जिस सिस्टम की हम बात करने वाले हैं वो कितने पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है? n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। चलिए, तो बिल्कुल एक बात और आपको ध्यान आ गई होगी कि बिल्कुल जैसे हमने 2 पार्टिकल सिस्टम के अंदर डेरिवेशन की थी, ऐसे ही डेरिवेशन हमें यहाँ पर भी करनी है। कोई फर्क किसी भी तरह का हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। तो अगर आप इस लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप लेक्चर नंबर 2 के अंदर जाकर के पहले 2 पार्टिकल सिस्टम को समझ करके आए। ठीक, ये क्या है, कंडीशन है, मेरी तरफ से कंडीशन है, इस बात को प्लीज मानिए। चलिए, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर कितने अनेकों पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सब पार्टिकल्स हैं, ये सब पार्टिकल्स हैं सिस्टम में। ठीक, अच्छा, इसका मास क्या है, m1, इसका मास क्या है, m2, और इसका मास आपका m3, ऐसे ही इसका मास आपका mn। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर अपना सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, वहीं पर ही अपना सारा का सारा मास हम कंसंट्रेटेड मानेंगे। तो ऐसा मान लेंगे कि यहां पर क्या है, कैपिटल M मास है, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। अगर सारे मासेस को, सभी पार्टिकल्स के मासेस को ऐड कर देंगे तो वो कहां पर कंसंट्रेटेड है, वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मास किसका है, ये मास है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, उस पॉइंट का जिसको कि हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं। ठीक, चलो, अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या रहने वाला है, r1 वेक्टर, इसका क्या रहेगा, r2 वेक्टर, इसी तरह से rn वेक्टर तक, और इस सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, rcom। ठीक, ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। जैसे बिल्कुल लास्ट क्लास में चल रहा था ना अपना, ऐसे ही बिल्कुल स्मूथली चलेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि अगर डेरिवेशन, वो फर्स्ट वाली डेरिवेशन, 2 पार्टिकल सिस्टम वाली डेरिवेशन में आपने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया ना बढ़िया से, प्रॉपरली, तो भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी डेरिवेशन अब ऐसी नहीं है जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाएंगे या फंस जाएंगे। बिल्कुल हमें क्या करते रहना है,
एकदम रिपीटिशन की तरह से हमें इसको करना है, बिल्कुल रिपीटिशन होगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको अपनी जबान दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो m1 m2 m3 mn ये सब इसके क्या हो गए, मासेस हो गए इन पार्टिकल्स के। ये अपने r1 r2 एंड सो ऑन rn तक ये अपने क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर्स हो गए। और ये पोजीशन वेक्टर किसका हो गया, rcom, ये पोजीशन वेक्टर किसका हो गया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। चलो अब इसी तरह से इन सभी की कुछ ना कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी तो होगी ना भाई, तो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ n पार्टिकल्स। इन n पार्टिकल्स की कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी तो होगी। लास्ट केस में भी तो हमारा क्या था कि टू पार्टिकल सिस्टम में भी तो दोनों पार्टिकल्स की कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। कौन सी वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस, जो कि एट सम इंस्टेंट एग्जैक्टली, जैसे पलक झपकी तो उस टाइम पर बताओ क्या वेलोसिटी थी, ठीक है ना। जब मेरी पलक झपकी तो बताओ क्या वेलोसिटी थी मेरी कार की या फिर आपकी कार की, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जहां पर हम एवरेज वेलोसिटी के ऊपर लिमिट लगाते हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब कि जो चेंज इन टाइम आया है, जो टाइम इंटरवल है वो लगभग 0 है। भाई पलक झपकने में कितना समय लगता है, कोई 10-20 सेकंड थोड़ी ना लगते हैं, समझे। चलो रिफ्लेक्स एक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ एन पार्टिकल, तो सभी की अपनी अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी भाई, क्या होगी, v1 वेक्टर होगी, v2 वेक्टर होगी और एंड सो ऑन, इसी तरह से vn वेक्टर तक सभी की अपनी अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज होगी, बिल्कुल होगी। चलो आगे, सभी के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगेगी, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन n पार्टिकल्स। भाई सभी पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगेंगी, क्या लगेंगी, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड सो ऑन Fn वेक्टर तक। n नंबर का जो पार्टिकल है उसके ऊपर भी फोर्स लगेगी, क्या, Fn वेक्टर, ठीक। तो कुछ अलग किया क्या हमने, बिल्कुल ऐसे तो कर रहे थे लास्ट क्लास में भी। सबकी वेलोसिटी, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी थी v1 वेक्टर v2 वेक्टर, दोनों के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी F1 वेक्टर F2 वेक्टर। यहां पर क्या हो गया भाई, n नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए तो सभी की वेलोसिटी हमने लिख दी n तक, n नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए तो सभी के ऊपर लगने वाली फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को हमने लिख दिया n पार्टिकल तक। कुछ अलग अनोखा तो हमने किया नहीं, ठीक। वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है। चलिए मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ आपके लिए। वैसे ही क्या हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, किसके पोजीशन वेक्टर्स हैं भाई, अब बार बार नहीं बोलूंगा, किसके पोजीशन वेक्टर है, n पार्टिकल्स के, ठीक है। अब अपना दो पार्टिकल सिस्टम नहीं है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो पोजीशन वेक्टर को हमने लिख रखे हैं, क्या हो गए, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर एंड सो ऑन, ये क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अच्छा, इसी तरह से सबके मासेस भी तो हैं, मासेस ऑफ n पार्टिकल्स, सभी के मासेस भी तो हैं, तो कितने मासेस हैं, क्या मास है, m1 m2 एंड सो ऑन। भाई कुछ अलग किया क्या, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल स्मूथली मक्खन की तरह से हमारी क्लास जा रही है, ठीक है ना। जैसे कि मक्खन के ऊपर गरम चाकू चलता है ना, बिल्कुल स्मूथली ऐसे जा रही है हमारी क्लास, कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ भी, ठीक है। जो पहले लेक्चर में किया था, सेकंड लेक्चर के अंदर जो हम पढ़कर गए थे टू पार्टिकल सिस्टम, बिल्कुल उसी ही प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। बस एक चीज नहीं है यहाँ पर, नहीं क्या है कि वहां पर दो पार्टिकल थे, यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो क्या होगा, कोई डरने की बात है क्या, कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक। चलो, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, और इसको हम क्या बोलेंगे, कहां पर लिखें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना, मैं कहीं पर लिख दूंगा। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं और हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी एज यूजुअल, ठीक है। ये सब रब कर देते हैं यहां से। चलिए अब अपनी डेरिवेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके अंदर आप क्या देख रहे थे, एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम था और उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल, एक बॉडी प्लेस्ड थी, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस बॉडी के पास में प्रेजेंट थे। भाई उनके ऊपर इंटरनल फोर्सेस भी तो लग रही होंगी, हमने एक्सटर्नल फोर्स तो बता दी, एक्सटर्नल फोर्स F1 F2 एंड दिस एंड दैट, इंटरनल फोर्स भी तो लग रही होगी उनके ऊपर फॉर श्योर। तो वो जो इंटरनल फोर्स उनके ऊपर लग रही होगी, टू पार्टिकल सिस्टम में तो हमने क्या कहा था कि ये जो पार्टिकल है
ये जो पार्टिकल है m1 मास वाला, इनकी ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक। तो m1 जो है वो इस m2 के ऊपर लगा देता है फोर्स, m1 जो है वो m2 के ऊपर लगा देता है, और m2 क्या है, m2 इस m1 के ऊपर लगा देता है, ठीक है। लेकिन जब और पार्टिकल, एक और पार्टिकल बढ़ गया, मान लो एक ये बढ़ गया, एक पार्टिकल ये बढ़ गया, एक पार्टिकल और रख लेते हैं ये बढ़ गया, ठीक है। अभी अपने पास में कितने पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5। हम इस वाले को कंसीडर करते हैं जिसका मास m1 है, ध्यान से समझना इसको, वरना कंफ्यूजन हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो तो अच्छा, अब इस पार्टिकल के ऊपर जिसका मास m1 है, एक m2 मास वाला पार्टिकल है, एक m3 मास वाला है, एक m4 मास वाला है, और इसी तरह से mn मास, मतलब बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है ना। तो इसको चलो मैं m5 बोल देता हूं, थोड़ी कंफ्यूजन कम होगी। चलो अब ये जो m1 वाला है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर किसको कर रहे हैं, इन 5 पार्टिकल में से m1 को कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इस m1 के ऊपर इंटरनल फोर्स लगेगी, पक्का 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 लगेगी, कोई डाउट नहीं है इस बात में। तो लगाएगा कौन भाई, दूसरे पार्टिकल लगाएंगे, दूसरे पार्टिकल लगाएंगे, तो m2 लगाएगा, m2 लगाएगा भाई, सिर्फ m2 थोड़ी लगाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहां पर केवल 2 पार्टिकल सिस्टम नहीं है, अब आपके n नंबर ऑफ पार्टिकल, मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। हमने यहां पर 5 पार्टिकल्स ड्रॉ करके देखे, तो m1 पे m2 लगाएगा नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, m2 पक्का लगाएगा, इंटरनल फोर्स लगाएगा। लेकिन m3 भी तो लगाएगा भाई, ये पीछे क्यों रहेगा, ये पीछे क्यों रहेगा, ये भी तो सिस्टम का पार्ट ही है, सिस्टम इससे भी तो मिलकर के बना हुआ है, ये भी लगाएगा, ये पीछे क्यों रहेगा, m4 ये भी लगाएगा, m5 ये भी लगाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो m1 मास है इसके ऊपर ये बाकी के चारों पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, बाकी के चारों पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, इंटरनल फोर्सेस। एक इसको छोड़ करके ये तो अपने ऊपर फोर्स लगा नहीं सकता, ये तो अपने ऊपर इंटरनल फोर्स नहीं लगा सकता, तो बाकी के चारों पार्टिकल्स क्या है, इसके ऊपर इंटरनल फोर्स लगाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि a particle, a given particle in such a system, a given particle in such a system is acted upon by internal forces, एक गिवन पार्टिकल ऐसे सिस्टम में उसके ऊपर एक्ट करती है कौन, इंटरनल फोर्सेस, एज n-1। किस तरह से, n-1। n-1 का मतलब क्या है कि भाई n नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे कि यहां पर मैं n नंबर, मैं n को कुछ वैल्यू दे देता हूं, मैं यहां पर 5 पार्टिकल में लेके चल रहा हूं, तो मैंने n को वैल्यू दे दी 5, मेरे पास में 5 पार्टिकल है, ठीक है। अब ये जो किसी एक गिवन पार्टिकल पे, किस पे, गिवन पार्टिकल पे, मतलब के पार्टिकल नंबर 1 पे, देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, हमें एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, तो ध्यान से समझिए इसको। ये गिवन पार्टिकल है m1, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर इंटरनल फोर्सेज एक्ट कर रही है, कैसे, कितनी इंटरनल फोर्सेज एक्ट करनी है, n-1। n-1 का मतलब क्या है कि कितने पार्टिकल्स इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। यहां पर n को मैंने वैल्यू दे दी कितनी, 5, कि 5 पार्टिकल्स टोटल है, 5 में से इसके ऊपर कितने फोर्स लगा रहे हैं, -1। ये -1 कौन है भाई, ये खुद थोड़ी लगा रहा है अपने ऊपर फोर्स, तो हमारे पास में क्या बचा, कितने पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, 4 पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं। कितने पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, केवल 4 पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं। पिक्चर में हमारे पास में जो हम बोल रहे थे ना कि n नंबर ऑफ पार्टिकल, हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल को, इस फंडा को समझने के लिए n नंबर ऑफ पार्टिकल को एक वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी, कितनी, कि मेरे पास में 5 पार्टिकल है मान लीजिए, तो हर एक गिवन पार्टिकल के ऊपर कितने पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं, तो n-1, मेरे पास 5 पार्टिकल है, तो 5-1 मतलब कि 4 पार्टिकल उसके ऊपर इंटरनल फोर्स लगाएंगे। उसी तरह से m3 के ऊपर भी कितने लगाएंगे, n-1, मतलब कि बचे हुए 4 लगाएंगे। इसी तरह m5 के ऊपर कितने लगाएंगे, n-1, मतलब कि बचे हुए 4, m1 m3 m4 m2,
M5 के ऊपर ये चारों फोर्स लगाएंगे। खुद तो पार्टिकल अपने ऊपर इंटरनल फोर्स लगाने से रहा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कहीं पर भी अगर आपको ये लिखा हुआ मिले कि भी ये गिवन पार्टिकल ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ एक सिस्टम, उसके अंदर अगर आप देखें तो किसी एक पार्टिकल पर कितने पार्टिकल्स इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, कितनी फोर्स लग रही है, तो n-1 फोर्स उसके ऊपर लग रही है, मतलब कि n-1 पार्टिकल उसके ऊपर इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, बात आ गई है समझ में बढ़िया से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बल्कि इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये समझ भी आ गया होगा और नोट डाउन भी आपने कर लिया होगा। चलो तो अब क्या बात आती है, तो भैया अब इंटरनल फोर्स कितनी लग रही है, एफ आई वेक्टर। एफ आई वेक्टर क्या है, मतलब कि ये इंटरनल फोर्स है, किसके ऊपर लग रही है, ith पार्टिकल के ऊपर। कौन से पार्टिकल पर, ith। अब इस आई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 4, 0 तो नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। तो ith पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है भाई, इसके अलावा, इस ith पार्टिकल के अलावा, मान लो इस i की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस नंबर 1 पार्टिकल के अलावा जितने भी पार्टिकल हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो n-1 इस ith पार्टिकल को उसमें से निकाल दो, बचे कितने, जो जितने भी बचे, 100 बचे, 1000 बचे, कितने भी बचे, वो सारे पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो तब हम क्या करेंगे, उसका समेशन करेंगे। किसका समेशन करेंगे भाई, उन पार्टिकल्स का। J इज इक्वल टू आई से लेकर के 1 से लेकर के, सॉरी, J इज इक्वल टू 1 से लेकर के J इज इक्वल टू n तक। ये J क्या है, J क्या है, वो दूसरे पार्टिकल जो कि इसके ऊपर ith पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, वो दूसरे पार्टिकल क्या है, J। अब उनकी भी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, 1 से लेकर के n नंबर तक। 1 से लेकर के वो जो दूसरे पार्टिकल है वो क्या है, एक नंबर 1 पार्टिकल से लेकर के n नंबर ऑफ पार्टिकल तक जितने भी पार्टिकल हैं वो सब फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, ith पार्टिकल के ऊपर। तो हमने समेशन किया है, समेशन मतलब उन सारे पार्टिकल्स को हमने क्या किया है, इकट्ठा करके बताया है कि वो सभी पार्टिकल्स एक साथ में इस ith पार्टिकल के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड समेशन, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ना, फिर से देखो एक बार, हमने यहाँ पर देखा था, ये था ना कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि भाई इस पार्टिकल के ऊपर, ये पार्टिकल कौन सा है, ith पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है, ith पार्टिकल। अब इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है भाई, इसके ऊपर सब फोर्स लगा रहे हैं। ये वाला पार्टिकल भी लगा रहा है, तो यहाँ पर मान लो J की वैल्यू क्या हो गई, J की वैल्यू हो गई 1। ये भी लगा रहा है, यहाँ पर J की वैल्यू क्या हो गई 2। ये भी लगा रहा है, यहाँ पर J की वैल्यू क्या हो गई 3। और ये भी लगा रहा है, यहाँ पर J की वैल्यू हो गई 4। इसी तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो J की वैल्यू क्या है, वो आपकी बदलती चली जाएगी। तो सब पार्टिकल मिलकर के इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बारी बारी करके। तो सबकी वैल्यूज को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। यही होता है कि आपका समेशन। क्लियर हो गई ये बात, इसी को हम क्या बोलते हैं, समेशन। चलो तो क्या हो गया, फोर्स आई जे वेक्टर, ठीक है। आई के ऊपर कौन लगा रहा है, ith पार्टिकल के ऊपर कौन लगा रहा है भाई, J की वैल्यू रखते चले जाओ ना आप यहाँ पर। तब लास्ट में भी तो हमने क्या किया था, जब हमारे पास में 2 पार्टिकल सिस्टम था, इसको हम बोल रहे थे m1, इसको बोल रहे थे m2, इसको बोल रहे थे पार्टिकल 1, इसको पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 2 पे लगाता था, पार्टिकल 1 किस पे फोर्स लगाता था, 2 पे, तो उसको हम क्या कहते थे, 2 1। ऐसे ही पार्टिकल 2 1 पे लगाता था, तो इसको हम क्या बोलते थे, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2। दिस इज फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाय पार्टिकल 1, समझे। तो इसी तरह से ये है, यहाँ पर ith पार्टिकल, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, I की वैल्यू को बदलते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके इसको भी हम क्या है, बदलते चले जाएंगे, n नंबर ऑफ n तक इसको बदलते चले जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी J की वैल्यू क्या है, वो हम बदलते चले जाएंगे। क्लियर हुई बात। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था ना, ये एक तरह से मान लो ये I की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, ये J की वैल्यू है। ये क्या बता रही है कि I की वैल्यू का मतलब क्या है कि नंबर 1 पार्टिकल पर कौन फोर्स लगा रहा है, नंबर 2 पार्टिकल, ठीक है। तो वही मतलब वहां पर है, ये I क्या है,
वो ith, ये 1 क्या है वो ith, समझे। और वो j की वैल्यूज क्या है जो यहाँ पर 2 रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम एक एक करके वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे कि भाई यहाँ पर 2 रख दिया, फिर यहाँ पे 3 रख दिया, j की वैल्यू क्या है फिर 3 रख दिया, फिर j की वैल्यू 4 कर दी, फिर j की वैल्यू 5 कर दी, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते j की वैल्यू n तक कर दी। तो सारे के सारे पार्टिकल इसमें क्या लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किस पे ith पार्टिकल पर। तो इसी तरह से हम एक एक करके सभी पार्टिकल्स को लेते चले जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड समेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं समेशन बोलते हैं। चलिए अब देखिए, अब अपना क्या आया, अब अपने पास में आया कि भाई जो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बोलते हैं भाई, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, चलिए फिर से लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the total force applied in the direction of force, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अगर कोई नहीं था, उसने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो यहाँ पर समझिए क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9 से हम लगातार पढ़ रहे हैं, 11th में फिर हमने पढ़ा है इसको। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टोटल फोर्स अप्लाइड। मतलब यहाँ पर टोटल फोर्स अप्लाइड क्या होगी, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, दोनों फोर्स मिलकर क्या बनेंगे भी टोटल फोर्स बनेंगे। तो जो अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट टोटल फोर्स अप्लाइड, वो उस टोटल फोर्स के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे से और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अगर यहाँ पर ये समझ ना आए तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, सेकंड लेक्चर को जाकर के देखना। मैं फिर से बार बार एक बात को दोहरा रहा हूं कि अगर इस चैप्टर के आने वाले सारे डेरिवेशंस आपको फिंगर टिप्स पर चाहिए, जो कि फॉर श्योर आ जाएंगे, नो डाउट पक्का आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, जो सेकंड वाला लेक्चर है उसको बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। चलो यहाँ पर भी हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, डी बाई डी टी पी आई वेक्टर इक्वल टू टोटल फोर्स अपनी क्या होगी, एफ आई वेक्टर प्लस एफ आई वेक्टर, ठीक है, एफ आई वेक्टर प्लस एफ आई वेक्टर। पी आई हमने क्यों रखा है यहाँ पर, पी क्या है, ये मोमेंटम ही, यही तो मोमेंटम है। पी क्या होता है, एम इंटू वी, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो पी आई का रखा हमने P1 P2 P3 क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई हमारे पास में दो पार्टिकल सिस्टम नहीं है लास्ट लेक्चर की तरह से, लास्ट क्लास की तरह से। अब अपने पास में क्या n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो मैं i की वैल्यू बदलता रहूंगा, 1 कर दूंगा, 2 कर दूंगा, 3 4 5 6 7 8 और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक का मोमेंटम मैं यहां पर प्लेस करूंगा। तो उसके लिए मैंने इसको क्या रखा है, पी आई वेक्टर। ये बात आई समझ में सभी को, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। सो डी बाई डी टी पी आई वेक्टर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल फोर्स दैट इज एक्टिंग। तो टोटल फोर्स कितनी है, ये तो इंटरनल फोर्स हो गई किसके ऊपर, ith पार्टिकल के ऊपर, और ये इंटरनल फोर्स हो गई किसके ऊपर भाई, ये किसके ऊपर हो गई, ये इंटरनल फोर्स हो गई, सॉरी ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई किसके ऊपर, आपके ith पार्टिकल के ऊपर। ith पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल हमने उठा करके रखा हुआ है, ठीक है ना, ith पार्टिकल। अब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो धीरे धीरे करके हम देखेंगे समेशन में उसकी वैल्यूज को हम पुट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ith पार्टिकल बोल रहे हैं, i नंबर का पार्टिकल। अब उस i की कुछ ना कुछ वैल्यू भी तो होगी, 1 2 3 4, समझे। तो उसी तरह से ith पार्टिकल के ऊपर लगने वाली इंटरनल फोर्स जो कि बाकी के सारे पार्टिकल लगा रहे हैं, और उसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जो कि ऑब्वियसली कहीं बाहर से लग रही है, ठीक है, वो पार्टिकल्स नहीं लगा रहे एक्सटर्नल फोर्स, वो बाहर से लग रही है, इसीलिए उसको एक्सटर्नल फोर्स हमने बोला है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, फिर पी आई वेक्टर क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी एम आई वी आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ आई वेक्टर प्लस एफ आई वेक्टर।
MIVI वेक्टर क्या हो गया आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब किसका मास, ith पार्टिकल का ही मास लोगे, उसी के ऊपर लगने वाली अगर फोर्स ले रहे हो, उसी का मोमेंटम की बात कर रहे हो, तो मास भी किसका लोगे, उसी पार्टिकल का लोगे। वेलोसिटी भी किसकी लोगे, उसी पार्टिकल की लोगे। अब हमें नहीं पता हम पार्टिकल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, पार्टिकल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमें आई की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो वैल्यूज प्लेस करते चले जाएंगे। गेटिंग? तो समझ में आ रही है नहीं है बात, ध्यान से समझो। यहाँ पर आई क्या है, ith पार्टिकल है, इसकी वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे। जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी एक एक करके यहाँ पर वैल्यू डालते चले जाएंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एक पार्टिकल की बात होगी, ये तो बात किसकी हो गई, ये तो हो गई आपकी एक पार्टिकल की बात, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख देते हैं दिस इज फॉर वन गिवन पार्टिकल ओनली। ये तो किसी एक पार्टिकल की बात हो गई केवल, बट वी कैन राइट such equations for n number of particles, for n number of particles। भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या काम है? ये तो किसी एक पार्टिकल की बात हो गई ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ith पार्टिकल है, लेकिन i की तो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, उसके तो वैल्यूज होंगी। तो अगर एक पार्टिकल के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इसी तरह की इक्वेशंस हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए नहीं लिख सकते क्या? और नहीं लिखनी चाहिए क्या हमें? भाई बिल्कुल लिख भी सकते हैं और लिखनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो चलिए लिखते हैं यहां से पार्टीशन कर लेते हैं, और ये अपना पार्टीशन हो गया, और यहां से लिखते हैं। चलो, तो अगर एक पार्टिकल के लिए अपना ये इक्वेशन है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, तो हम समेशन कर देंगे i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज इक्वल टू n तक, ठीक है ना। मतलब कि i की वैल्यू, जो मैं बार बार बोल रहा था कि i क्या है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि भाई इसी की बात कर रहे हैं। i की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, कोई किसी भी पार्टिकल की हम यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। नंबर 10 की डाल दो, नंबर 20 की डाल दो, किसी की भी डाल दो, तो i की तो वैल्यूज होंगी ना। तो अगर एक पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या होंगी, भाई i की वैल्यू डालते चले जाओ, n तक वैल्यू डालते चले जाओ i की। तो ये क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू n से i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज इक्वल टू n तक, ठीक है। तो इसका हमने समेशन किया, हमें क्या मिला, dy dt MIVI वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा अब ये जो फोर्स है इंटरनल फोर्स है, कौन से पार्टिकल पर है, ith नंबर के पार्टिकल पर है, लेकिन i की तो वैल्यूज होंगी, अनेकों वैल्यूज होंगी 1 2 3 4, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं भाई, इसकी भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो इसका भी हमें क्या करना चाहिए, इसका भी हमें समेशन करना चाहिए। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, i वही हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n तक, ये अपना क्या हो गया, fi वेक्टर प्लस ये एक्सटर्नल फोर्स है ith पार्टिकल पर, तो सब पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स होगी, तो इसका भी हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे। i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n fi वेक्टर, ठीक, क्लियर हो गई ये बात। तो ये हमारी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इस तरह से क्या है इक्वेशन बन जाएगी। हम यहां पर बस क्या करेंगे, i की वैल्यू डालते चले जाएंगे, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक, कहां से कहां तक, नंबर 1 पार्टिकल से लेकर के n नंबर के पार्टिकल तक। अब वो n नंबर का पार्टिकल हमें नहीं पता भी कितना है, ठीक है, वो 1000 2000 10000 20000 कितने पार्टिकल हो सकते हैं, सबकी हम यहाँ पर क्या है, जस्ट हमें वैल्यू डालनी है, यही यहाँ पर समीशन का मतलब है। चलो इतना आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आती है, एक बात आती है देखने में, और वो बात क्या आती है, देखिए, एज वी नो, हमें क्या पता है कि ये जो है i इज इक्वल टू n समेशन i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n fi वेक्टर, ये क्या है, ये 0 है, ये क्या है, 0। अब सर ये 0 कैसे है, और ये क्या है, इसको क्यों 0 कर दिया, तो ध्यान से देखिए, ये कौन सी फोर्स थी, ये इंटरनल फोर्स थी, कौन सी फोर्स थी, इंटरनल फोर्स, ठीक है नहीं थी। हम अच्छी तरह से जानते हैं
कि जो पार्टिकल्स हैं जिनसे के मिलकर के आपका सिस्टम बना हुआ है उनके बीच में फोर्सेस होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, एक पार्टिकल के ऊपर बाकी सभी लगा रहे होंगे, समझे। इसी तरह से एक किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो, बाकी सब पार्टिकल उसके ऊपर इंटरनल फोर्स लगा रहे होंगे। अब ये फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एक्शन एंड रिएक्शन यहाँ पर ये क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं। तो ये क्या हो जाती है, सारी की सारी फोर्सेस कैंसल आउट हो जाती हैं, ये खत्म हो जाती है, ये क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ये जीरो हो जाने की वजह से, ये जीरो हो जाने की वजह से इंटरनल फोर्सेस किसी भी तरह के मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तो खत्म ही होगी। तो अपने पास में जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल बची किस काम के लिए, मोशन के लिए, वो कौन सी बची, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस बची है। मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी फोर्सेस बची, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस ही बची। क्लियर हुई ये बात। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे कि दिस इक्वल टू जीरो, इंटरनल फोर्सेस क्या हो गई, सब जीरो हो गई, बिकॉज दे ऑल आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हेंस दे कैंसल आउट ईच अदर। अच्छा, एक ये तो बात क्लियर हो गई कि ये मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट होगी। तो फिर इनका काम क्या है, कोई मतलब यूजलेस है क्या ये सिस्टम में, फिर प्रेजेंट ही क्यों नहीं है भाई। इनका यूज है, ये उस सिस्टम की शेप को और साइज को क्या रखती हैं, उसको बना करके रखती हैं। ठीक है, उसको नहीं बिगड़ने देती हैं। ये उस शेप एंड साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेशक से बेचारी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन यूजलेस नहीं है। ठीक है ना, हम इनको मतलब इस तरह से क्या नहीं कर सकते, धिक्कार नहीं सकते, दुत्कार नहीं सकते कि भाई तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, तुम्हारा फिर एग्जिस्टेंस ही किस लिए है। तो ऐसी बात नहीं है, भगवान ने जो भी बनाया है उस सभी चीजों का क्या है, एग्जिस्टेंस अगर किसी का है तो उसका कुछ ना कुछ यूज है। तो यहाँ पर इनका भी यूज है कि ये सिस्टम की शेप और साइज को मेंटेन करते हैं बेचारे। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, दे ओनली मेंटेन shape and size of the system। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बातें हमारी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में क्या बचा, नाउ अब हमारे पास क्या बचा, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज इक्वल टू n तक समेशन जो है हमारा d बाई डी टी एम आई बी आई वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास केवल बची एक्सटर्नल फोर्सेस। हमारे पास में केवल क्या बची, एक्सटर्नल फोर्सेस। और इसको भी अभी थोड़ी देर में कुछ अलग तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n f i वेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये सभी पार्टिकल्स पर पार्टिकल नंबर 1 से पार्टिकल नंबर n तक लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो इन सभी को जोड़ करके हम एक साथ में रख देंगे और इसको किससे इक्वेट कर देंगे, तो वो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख दूं, दिख रहा है, एक बार मैं देख लूं आपको दिख रहा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, as I is equal to 1 summation I is equal to n f I vector is equal to f vector। इसको हमने किससे इक्वेट कर दिया, f वेक्टर से। मतलब ये f वेक्टर क्या हो गया, सारे पार्टिकल्स पर लगने वाली टोटल फोर्स, एक्सटर्नल टोटल फोर्स, इंटरनल नहीं, इंटरनल तो खत्म हो गई, वो तो जीरो से इक्वेट कर दिया उसको हमने। तो ये क्या होगी, f वेक्टर। मतलब कि अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इस वाली इक्वेशन को, इसको हम जस्ट f वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे, किसको, टोटल एक्सटर्नल फोर्स को, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स पे लग रही है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, रब करने से पहले थोड़ा सा चेतावनी तो दिया करो, शंख हो जाया करो ताकि पता लग जाए हमें भाई। ध्यान रखा करो, ध्यान से लिखते रहा करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, मैं कोई चेतावनी नहीं दूंगा पहले। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो अब क्या हो गया,
I is equal to n summation I is equal to 1 से I is equal to n dy dt m I b I वेक्टर is equal to f वेक्टर। चलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको हमने f वेक्टर लिख दिया, किसको? टोटल एक्सटर्नल फोर्स को f वेक्टर लिख दिया। चलिए अब हमें एक बात बहुत बढ़िया तरह से पता है, और वो क्या है कि जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 देखा है, 2 पार्टिकल सिस्टम वाला केस देखा है, उनको बड़े बढ़िया तरह से एक बात पता है। और वो बात क्या है? वो बात है आपकी कि v वेक्टर किसके इक्वल होता है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल होती है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो किसके इक्वल होती है, देखते हैं किसको पता है। चलो 1 2 3 खत्म, टाइम खत्म हो गया, समय सीमा समाप्त। अब मैं बताता हूं v1 वेक्टर किसके इक्वल होता है भाई, v वेक्टर किसके इक्वल होता है? v वेक्टर इक्वल होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेक्चर 2 के अंदर बढ़िया से देख करके आइए। तो यहां पर v i वेक्टर अपना क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू f वेक्टर, ठीक है। r वेक्टर मत लिख देना, क्योंकि यहां पर r1 या r2 मत लिख देना, यहां पर अपने n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो इसलिए i लिखेंगे, i की वैल्यू डालते चले जाएंगे, ये भी i की वैल्यू 1 से लेकर के आए, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब ये अपना क्या हो गया, थोड़ा सा इसको d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर समेशन i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n, और क्या बचा? ये बचा, कैसे बचेगा इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये देखो, ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n, और एम आई आर आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। चलिए अब क्या करें, देखिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, कैपिटल M, ये कैपिटल M, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कैपिटल M ऑन LHS ऑफ इक्वेशन 1 ही बोलते उसको, ठीक है। इससे पहले हमने कोई इक्वेशन को नंबर नहीं दिया था, इसी को इक्वेशन 1 बोल देता हूं। क्या करना है हमें? डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है m कहां पर? इस इक्वेशन 1 के LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। बिल्कुल 2 पार्टिकल सिस्टम की तरह। वहां पर भी हमने क्या किया था, m1 प्लस m2 प्लेस कर दिया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। इस स्टेप पर जब हम पहुंचे थे ना, वहां पर भी याद आ गया होगा आप में से जिसने क्लास लेक्चर को अच्छे से देखा है, इन डीप समझा है, उनको याद आ गया होगा। उस केस में भी 2 पार्टिकल सिस्टम में भी हमने इस स्टेप पर पहुंचने के बाद में m1 प्लस m2 क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था LHS में। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी हम कैपिटल M को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अब कैपिटल M1 प्लस M2 क्या था? टोटल मास ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम था कि नहीं था? तो यहां पर भी ये कैपिटल M क्या है भैया? ये भी टोटल मास है, किसका? सेंटर ऑफ मास का, उस पूरे सिस्टम का टोटल मास, जिसको कि हम कंसंट्रेटेड मान रहे हैं पॉइंट पर, सेंटर ऑफ मास पर। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अगर याद आया तो नीचे कमेंट करिए, यस लिख करके भेजिए, ठीक है, या थम्स अप भेजिए। चलो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई m ऑन LHS कर देते हैं जी, क्या दिक्कत है? m d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, हाँ ये क्या है, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू n, और ये अपना लिखा m i r i वेक्टर डिवाइडेड बाय m, ठीक है। LHS में हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू f वेक्टर। सर अब इससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ सर? ये कर दिया। अच्छा ये m था क्या? ये m था क्या? टोटल मास था, ठीक है ना। इस m के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूं, इस m के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूं भाई, इसका भी तो समेशन करोगे कि नहीं करोगे? तो यहाँ पर लिख देते हैं जी, i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n, m i इज इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। ये था अपना m।
अब समझ में आया, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू n क्या है, समेशन क्या है, मतलब कि यहाँ पर मास की i की वैल्यू डालते चले जाएंगे 1, कौन सा किसका मास, पार्टिकल 1 का मास, तो i की वैल्यू क्या होगी, पार्टिकल 1 से क्या होगी वैल्यू 1, पार्टिकल 2 का मास m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 करते 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 n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सबका मास हम क्या कर देंगे, उसका समेशन कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे और वो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल मास के इक्वल आ जाएगा, समझे। तो ये जो हम समेशन कर रहे हैं ना, ये कोई इतनी डरावनी चीज नहीं है, फॉर श्योर अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, आई क्या है इसकी बस वैल्यू डालते चले जाते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू डालते चले जाते हैं। अगर ये वेलोसिटी की बात हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, आई की वैल्यू डालते चले जाओ। अगर मास की बात हो रही है तो आई की वैल्यू मास के रिस्पेक्ट में डालते चले जाओ, 1 2 3 4 नंबर का पार्टिकल। अगर ये आपकी फोर्स की बात हो रही है इंटरनल या एक्सटर्नल की, तो वहां पर आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालते चले जाओ, समझे। तो ये आई को इतनी डरावनी चीज नहीं है, समेशन कोई इतना सबमिशन नहीं है, ठीक है, सबमिशन नहीं करना है, सबमिशन ही याद आ रहा होगा ना आजकल, क्यों, क्योंकि अपने क्या मिड टर्म आने वाले हैं, तो इस टाइम पर क्या होता है भाई, अपनी फाइल सबमिट करने का टाइम चलता रहता है ना, और वो हम सबमिट करते नहीं है क्योंकि अब तो बहुत लीनियंट लेते हैं क्लास 11th को। अरे क्लास 11th में क्या दिक्कत है, हम तो 10th के टॉपर हैं, 11th के भी टॉपर होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कैसा कुछ नहीं है। तो पढ़ने से टॉपर बनते हैं, 10th में भी पढ़े थे तो टॉपर थे, 11th में पढ़ोगे तो टॉपर बनोगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, ठीक है। सर ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें मत करो ठीक है, मैं सच बोल रहा हूं, ध्यान से ढंग से काम करिए। तो इसी तरह से सबमिशन नहीं है, ये समेशन है, समेशन। तो हमें यहाँ पर समेशन करना है, मतलब के ऐड करते चले जाना है सबको। चलो ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, और कई बच्चों को तो क्या हो गया होगा, अब आगे की पूरी पिक्चर इवन क्लियर भी हो गई होगी कि अब क्या करना है, क्योंकि वो 2 पार्टिकल सिस्टम की क्या करके आए हैं, डेरिवेशंस करके आए हैं। चलो ये क्या हो गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या है, I इज इक्वल टू n समेशन I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू n विद इन ब्रैकेट mi ri वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू r वेक्टर con। ये किसके इक्वल है, r वेक्टर con, मतलब कि पोजीशन वेक्टर। ये किसके इक्वल है, पोजीशन, ये समेशन ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल है, समझे। लास्ट क्लास में भी हमने इसको ड्राइव भी करके दिखाया था, आप यहां पर अब इसको खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। समझ गए, अपकमिंग क्लासेस में कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भी जरूर इसको क्या है आपको फिर से ड्राइव करके दिखा दूंगा। हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फिर से वही बात दोहराऊंगा कि लेक्चर 2 के अंदर हम इसको क्या कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं, हमें पता है कैसे आता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में से अब मैं इसको इक्वेशन को नाम दे देता हूं नंबर 2। तो 2 में से मैं क्या करूंगा, इतना पार्ट निकाल दूंगा, ये इतना पार्ट निकाल दूंगा और रिप्लेस कर दूंगा उसको r वेक्टर con से, ठीक है। वहां पर भी हमने ऐसे ही किया। तो अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, रख देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, m d2/dt2, और इसको निकाल करके क्या रख देंगे, r वेक्टर con इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में, f वेक्टर। कैसी रही, बिल्कुल इसी तरह से हमने 2 पार्टिकल सिस्टम में भी तो डेरिवेशन की थी, कुछ नया थोड़ी करा, बस n नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, इससे इतना डरना नहीं है, समझे, घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया अपनी एकदम मस्त डेरिवेशन होकर के आई है, समझे। चलो, तो ये क्या आ गई अपने पास में, इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर, ये अपने पास में क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ये सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ, या फिर लिख देते हैं टोटल मास m, क्योंकि ये टोटल मास m कहां पर है, ये कंसंट्रेटेड है, कहां पर कंसंट्रेटेड है,
भाई ये आपका सेंटर ऑफ मास पे ही कंसंट्रेटेड है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा मान लीजिए इस पेन का किसी भी पॉइंट पर लाइन ऑफ जॉइनिंग पर, तो वहां पर अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उसके लिए मेरे पास में फॉर्मूला आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कि टोटल मास को मैं उसी पॉइंट पर क्या मान रहा हूं, कैपिटल एम टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान रहा हूं, पूरे सिस्टम का मास मैं वहीं पे कंसंट्रेटेड मान रहा हूं। और d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर r वेक्टर COM सेंटर ऑफ मास, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, लो फिर से लिख देते हैं, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर r वेक्टर COM, किस किस को याद आ गया क्या होता है, ये होता है आपका एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, a वेक्टर COM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ये वही 9th क्लास वाली ही इक्वेशन है जो कि आप सेकंड लॉ से सीख करके आए थे, और क्या सीख करके आए थे वहां पर आपको बताया गया था F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर भी तो वही कर रहे हो भाई, ये मास और ये क्या है, it is second order derivative of position with respect to time, and when we say that it is second order derivative of position with respect to time, it means we are talking about acceleration। किसका acceleration? acceleration of center of mass, क्योंकि ये second order derivative of position जो है, ये position जो है किसकी है, center of mass का position है, ठीक है। तो acceleration भी किसका होगा, center of mass का होगा। तो इसकी जगह आप a वेक्टर COM लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू f, तो f इज इक्वल टू ma, एक ही तो बात है, कुछ नया नहीं है। जो क्लास 9th में हमने सीखा था ना न्यूटोनियन इक्वेशंस लगाना, वही तो हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर, जब हम आपकी अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपके एक 2 पार्टिकल सिस्टम या n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम की, जो कि आपका किस तरह से मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन में, तो उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर आपकी इक्वेशन में क्या बदलाव आया भाई, कुछ भी बदलाव नहीं आया, क्यों इससे डरने की जरूरत है, कुछ नहीं है, क्लास 11 का हवा बनाने की जरूरत नहीं है, वही सब कुछ है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखिए, थोड़ी क्या करके देखिए, नजरें बदल करके देखिए, नजरें बदल करके देखिए फिजिक्स की तरफ, एंड यू विल गेट टू सी कि वही सब कुछ है। चलो मैं इसको रब नहीं करता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे मैं काम यहां पर करता हूं, आगे मैं यहां पर काम करता हूं, और यहां पर क्या काम करते हैं, एक तो ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। एक हमारे पास में वहां से एक और फॉर्मूला भी हम निकालेंगे किसके लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ COM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, वो भी निकालना है। तो वो क्या है आपका, r वेक्टर इज इक्वल टू I is equal to 1, say I is equal to n mi ri वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक। चलो ये I की वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर, ये क्या है COM, पोजीशन वेक्टर किसका है, ये किसका है, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, ये यहाँ पर रखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो जाएगा भाई, I की वैल्यू रखी 1, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M क्या है, टोटल मास, सभी का मास हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 एंड mn तक। आ गई अपने पास में इक्वेशन, आ गया अपने पास में फॉर्मूला, किस चीज के लिए फॉर्मूला आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग n पार्टिकल। पिछली बार हमने क्या निकाला था, पोजीशन वेक्टर फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। अब की बार हमने क्या निकाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक ऐसा सिस्टम जिसके पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम स्टार लगा करके लिख देते हैं। ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर आ गया ऑफ सेंटर ऑफ मास का। क्लियर हो गई बात? चलो अब थोड़ी सी मेहनत और करते हैं, 2-3 चीजें और देखते हैं। अगर हमें देखना है
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी भी तो देखनी चाहिए ना, सेंटर ऑफ मास की, जिस सेंटर ऑफ मास की हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, उस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या था, एक ऐसा सिस्टम जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से यहां पर बना हुआ था, और किसी पॉइंट पर हम मान रहे थे उसका सारा का सारा मास क्या था, कंसंट्रेटेड था। ठीक है ना, जैसे कि हम इसको बैलेंस करते हैं ना, कल पता है मैंने क्या नोटिस करा अपनी वीडियो में, कि कल भी मैं इसी तरह से बैलेंस कर रहा था, लेकिन मैंने बाद में देखा कि आपको स्क्रीन पे कुछ नजर ही नहीं आया था। ठीक है ना, तो आपको समझ ही नहीं आया, आज देखिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं। ऊपर उठाने में दिक्कत होती है थोड़ी। अच्छा देखो, लेकिन आज परफेक्टली बैलेंस हो रहा है। ठीक है ना, फेविकोल नहीं लगा रखा है मैंने, ऐसे ही बैलेंस किया है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका एक्सट्रीम एंड्स पर तो बैलेंस होने से रहा, एग्जैक्टली बीच में भी बैलेंस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो मासेस हैं, हम इसको टू पार्टिकल सिस्टम मान के चल रहे हैं, तो इसके मासेस क्या हैं, वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो बीच में होता क्या सर बैलेंस, बिल्कुल बीच में होता, नो डाउट बीच में होता, तब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होता। ठीक है, और वो हमें किससे मिलता है, तब सेंटर ऑफ मास हमें किससे मिलता है, अगर मासेस दोनों पार्टिकल के इक्वल होते हैं तो तब हम उसको किससे निकालते हैं, एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ टू पार्टिकल्स, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, किसको, सेंटर ऑफ मास को, इन दैट केस। लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये बैलेंस हो रखा है, हैवी मास की तरफ ही हमेशा ये क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास। ये एक ध्यान देने वाली बात है, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, आप इसको कभी भी घर पर करके देखिए, मैं तो हर बार बोलता हूं घर पर करके देखो। ठीक है, अच्छा तो इसको मैं क्या मान रहा हूं कि यहां पर इसका पूरा का पूरा मास क्या है, ये कहां है हमारा, ये कैपिटल मास पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड है। मैं इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगाता हूं इस पॉइंट पर, तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा, चलना शुरू करेगा। अब वो जो पॉइंट है जिसको कि मैं सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूं, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि मैं देखो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, आप भी समझ सकते हो, हजारों लाखों पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, मैं सभी की तो वेलोसिटी अलग अलग नहीं निकाल सकता ना, मैं सभी का तो पोजीशन वेक्टर अलग अलग नहीं निकाल सकता ना। तो मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं कि इसका पूरे सिस्टम का मास किसी एक पॉइंट पर क्या है, कंसंट्रेटेड है, और उसी की वेलोसिटी, उसी का पोजीशन वेक्टर, उसी का एक्सेलरेशन, उसी पर लगने वाली ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, मैं मानता हूं कि ये सारी उसी पे लग रही है, उसी सेंटर ऑफ मास पर, उसी पॉइंट पर लग रही है, और उसी पॉइंट पर क्या है, या उसी पॉइंट के अंदर क्या है, ये मोशन प्रोड्यूस कर रही है। तो जो ये वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूं, ये वेलोसिटी भी उसी पॉइंट की निकाल रहा हूं, मैं सबके अलग अलग नहीं निकाल रहा हूं, सबके अलग अलग नहीं निकाल रहा हूं, मैं उसी को पूरे सिस्टम की वेलोसिटी मान लूंगा। समझ गए, अलग अलग नहीं निकाली जा सकती, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्लियर हुई बात। अगर हमारे सड़क के ऊपर 4 कार चल रही होती हैं, तो 4 कार की भी कई बार आपने नोटिस किया है कि सड़क के ऊपर वो लगा होता है, हम जा रहे होते हैं, और अभी हमारे यहाँ पर हमारे देश में भी होने लग गया है, पहले से होता है मेरे हिसाब से, मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ कि मीटर लगे होते हैं सामने, स्पीडोमीटर, स्पीड को चेक करने वाले मीटर्स लगे होते हैं रोड के बीच में, बिल्कुल कभी ध्यान से देखना। तो कार निकलती है तो वो क्या है, स्पीड को चेक करके बता देता है। लेकिन कई बार मैंने नोटिस किया है कि जब एक ही साथ 10, 20, 30, 40 गाड़ियां निकलती हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको भी समझ नहीं आता यार किसकी कहां गई, किसकी स्पीड कितनी थी, वो भी सोचता है कि चलो जाने दो, जो जितनी स्पीड से जा रहा था निकल गया, अपना काम खत्म। तो वो मीटर भी क्या है, वो भी थक जाता है। तो वही कुछ यहाँ पर मान के चलो कि इतने सारे पार्टिकल, सबकी वेलोसिटी अलग अलग थोड़ी फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कि वहीं पर ही सारा मास कंसंट्रेटेड है। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, तो हमारे पास में एक ही इक्वेशन आ गई, ये दिख रही होगी आपको, ये पक्का आपको दिख रही होगी, मैं इसको लिख लेता हूं, r वेक्टर cm इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन mn rn वेक्टर तक। अच्छा, ये जो मास है टोटल, ये अपना कितना हो गया, 1/m, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/m लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन दोनों साइड को LHS RHS को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गया,
ये मेरे पास में क्या आ गया, डी बाई डी टी आर वेक्टर सी एम इज इक्वल टू, इसको तो 1 बाई एम को तो मैं बाहर ही ले लेता हूं, ठीक है, और ब्रैकेट में मेरे पास में क्या आ गया, m1 डी बाई डी टी r1 वेक्टर प्लस m2 डी बाई डी टी r2 वेक्टर एंड इसी तरह से एंड सो ऑन डी बाई डी टी आर एन वेक्टर। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं है ना, चलो परफेक्ट। अब इसको मैं नोट कर देता हूं इधर, आगे हम यहीं पर ही करेंगे, तो इसको यहां से हटा देता हूं, बाद में इसको फॉर्मूला को लिख देंगे। अच्छा जी, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, ये होता है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। अभी हम देख करके भी आए, किसकी वेलोसिटी, भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, कौन सी किसकी पोजीशन थी, सेंटर ऑफ मास की थी, तो वेलोसिटी भी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की होगी। ठीक है, 1/m। अच्छा ये क्या आ गया अपना, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया अपना m1 और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया अपना वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, पोजीशन किसकी थी, r1 की, तो मतलब पोजीशन किसकी थी, अपने पार्टिकल 1 की। ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसका था, पार्टिकल 1 का, तो वेलोसिटी भी किसकी होगी, वेलोसिटी वेक्टर भी पार्टिकल 1 का ही होने वाला है। चलो, प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन mn vn वेक्टर तक। ठीक है ना, क्लियर होगी बात, बढ़िया से समझ में आया, बढ़िया समझ में आया। चलिए, तो ये अपना क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M क्या होता है भाई, अपना टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस mn तक प्लस mn तक। समझ में आया, तो ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी हो गया वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। क्या हो गया, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात, तो इस तरह से हमने वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। ठीक है ना, डेरिवेशन को परफेक्टली सीखिए, मन लगा करके सीखिए, तबीयत से सीखिए, खुश होकर के सीखिए, इंटरेस्ट लेकर, क्योंकि अगर इनको आपने बढ़िया से सीख लिया तो आप देखना जब मैं न्यूमेरिकल्स कराने शुरू करूंगा ना, आप न्यूमेरिकल्स कैसे खटाखट से करोगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में करोगे। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं, इसका मतलब आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई साइड, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई साइड, तो आप भी क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, मुझे पक्का मालूम है। समझे, चलिए। अच्छा, यहां से एक चीज और भी आपको समझ में आ रही है क्या, मेरे को तो एक चीज और दिख रही है, बताओ क्या दिख रहा है, देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि टोटल लीनियर मोमेंटम, उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम या उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है, वो अब हम यहां से ड्राइव करेंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला मतलब हमारे पास है लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, या कह सकते हैं टोटल मोमेंटम जो है उस पूरे सिस्टम का, वो अपना क्या रहने वाला है। तो भाई क्या रहने वाला है, देखिए यहीं से आगे बढ़ेंगे हम इसी इक्वेशन से, जो कि वेलोसिटी वेक्टर में मिला था सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 क्या होगा, क्या इसको हम p1 वेक्टर नहीं लिख सकते क्या, m2 v2 वेक्टर को p2 वेक्टर नहीं लिख सकते क्या, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी तो होता है भाई, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये उतना क्या हो जाएगा, pn वेक्टर डिवाइडेड बाय ये क्या है, m1 प्लस m2 प्लस mn तक। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये क्या है अपने पास में, p1 p2, मतलब कि टोटल मोमेंटम हो गया है सिस्टम का। इसको हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, क्या इसको हम p वेक्टर से इक्वेट नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या देखते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये
टोटल मोमेंटम हो गया आपके पूरे सिस्टम का, मतलब सेंटर ऑफ मास का क्या हो गया, ये मोमेंटम हो गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड दिस एंड दैट, ये क्या होता है, ये होता है भाई आपका कैपिटल M, मतलब कि टोटल मास, ये क्या होता है, टोटल मास होता है। तो यहां से हमें क्या मिला कि आपका p वेक्टर क्या हो जाएगा, mv वेक्टर cm, क्या हो गया आपका टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम व्हिच इज हैविंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसका मोमेंटम क्या हो गया आपका टोटल मास उस सिस्टम का, मतलब सभी पार्टिकल्स का मास, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, उससे आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम का टोटल मोमेंटम भी आपको मिल जाएगा। गेटिंग, समझ में आ गई बात, बढ़िया से। अब यही तो फॉर्मूलाज है और यही तो आगे चल करके हमारे कहां पर रिक्वायर्ड होंगे, तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स में रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना। लेकिन आंखें बंद करके हम हमेशा आंखें बंद करके हम नहीं फॉर्मूलाज को लगाएंगे, सीख करके फॉर्मूलाज को लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए कितने अच्छे अच्छे कई सारे फॉर्मूलाज आ गए, मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, और उसी तरह से हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन भी आया था, उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सारे फॉर्मूलाज फिर से एक बार हमारे यादें ताजा हो जाएंगी। क्या था हमारा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर वेक्टर सी एम इज इक्वल टू एफ वेक्टर, ये हमारी थी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूलाज हमारे सामने इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अपना 2 पार्टिकल सिस्टम भी देख लिया हमने, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ सिस्टम भी देख लिया, और इसी को हमने क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है एक्चुअली, ठीक है। और अब आने वाली क्लासेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके साथ में, अब हम बात करेंगे आपके पोजीशन वेक्टर के, किसकी, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है। इसके मतलब कि आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से लिखें, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें। साथ ही हम बात करेंगे आपके लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की, साथ ही हम बात करेंगे क्या मतलब कि आपका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वो कब रहेगा, क्या कंडीशंस होंगी, सारी बात करेंगे। उसी तरह से आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी, किन कंडीशंस में रहेगी, क्यों रहेगी, कैसे ये पॉसिबल है, ये सारी बातें आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अब करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर। आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। प्लीज कमेंट्स करिए, अपनी क्वेरीज भेजिए, मुझे बताइए कि कैसे ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक किया करें, ठीक है, और ध्यान से अच्छे से मन लगा करके वीडियोस को देखा करें, ठीक है। और प्लीज कमेंट्स करिए। गेटिंग, बाय, टेक केयर।